discuss bond feature. One of the important characteristic of organic compounds is they form covalent bond. ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एक्जैक्टली क्या होता है। एग्जांपल लेंगे, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, यहां इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये दोनों कार्बन शेयर करेंगे। इस प्रकार से देखिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये दोनों कार्बन इस प्रकार से शेयर करेंगे और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने के कारण ये दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो बॉन्ड बना है that is a covalent bond। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? by sharing of electron pairs। कैसे बनेगा? by sharing of electron pairs। अब कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो सकती है? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर होती है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो गई, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर नहीं हो सकती। Therefore, remember that covalent bond is formed by sharing of one or more electron pairs। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो केमिकल रिएक्शंस में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। A B reacts with C to form AC and B। हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने कंसीडर किया है। यहाँ दो रिएक्टेंट्स है, पहला AB दूसरा C, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? AC and B। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है कि A और B इन दोनों में जो बॉन्ड दिख रहा दैट इज ब्रोकन हियर। A और C दोनों में नया बॉन्ड बन गया। A और B के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हुआ, A और C में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसलिए कहा जाता कि केमिकल रिएक्शन में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब क्या होगा? तो सेम टाइम में कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे A और B के बीच में का बॉन्ड जो कि कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग ही कहलाता बॉन्ड फीचर। Therefore, the breaking of a covalent bond is known as bond feature। The breaking of a covalent bond is known as bond feature। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया कहलाती बॉन्ड फीचर। अब ये बॉन्ड फीचर दो प्रकार से होता है। फर्स्ट इज होमोलाइटिक फीचर एंड सेकंड इज हेटेरोलाइटिक फीचर। बॉन्ड फीचर कितने प्रकार का? टू टाइप्स आर गिवन। फर्स्ट इज होमोलाइटिक फीचर, सेकंड इज हेटेरोलाइटिक फीचर। देखते हैं पहले होमोलाइटिक फीचर का मतलब क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल फिर से यहां कंसीडर करेंगे। A B, अब इसको हम हीट करेंगे। What will happen here? जब हम इसे हीट करेंगे तो देखिए जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे that will be absorbed by these two electrons। आपको पता ही है बॉन्ड में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब हम हीट करेंगे सब्सटेंस को, these electrons will absorb
द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोशन बढ़ेगा। और धीरे धीरे समय के साथ, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ते जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ेगा कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स में रहने वाले अट्रैक्शन को वो ब्रेक करेगा। और अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब क्या होगा कि अब यहां से दोनों एटम्स ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। एटम्स सेपरेट हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ए पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पे चला जाएगा, इसलिए ए डॉट यहां बी डॉट। अब दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ऑन ईच एटम। इसीलिए इस ब्रेकिंग को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाई सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों एटम पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, वन हियर वन हियर। Remember well, homolytic fission is the symmetrical breaking of covalent bond. What is homolytic fission? Symmetrical breaking of covalent bond. अब इस ब्रेकिंग में क्या बनेगा, देखिए जरा, यहाँ A पे डॉट दिख रहा, डॉट में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां रहता है जनरली उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। Therefore, what is formed during this fission? Free radical. होमोलैटिक फिजन में प्रोडक्ट क्या रहता है, फ्री रेडिकल बनता है। Let us consider one more example. क्लोरीन का हम एग्जांपल लेंगे, Cl। इसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करेंगे। लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे, इससे की एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन पे, ताकि यहां बनेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट। दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए कहेंगे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। नो व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, इनको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसलिए ये जो बना उसे कहना फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल, Cl मींस होता है क्लोरीन। Therefore क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हियर। अब ये जो फीचर है वो कौन से कंडीशन में होता है, तो कंडीशंस आपको याद रखना है। पहला कंडीशन तो हमने ऑलरेडी यहां देख लिया है, दैट इज हीट। सेकंड कंडीशन रहेगा लाइट, जनरली अल्ट्रावायलेट लाइट यूज हम करेंगे। तीसरा कंडीशन रहेगा पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस रहेगा जिसमें इस प्रकार का लिंकेज रहता है, ओ लिंकेज, जिसको हम पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो पेरोक्साइड के कारण भी होमोलैटिक फिजन होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट, या कुछ केसेस में कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। तो इन सभी कंडीशंस में क्या हो सकता है, होमोलैटिक फिजन। तो वंस अगेन रिपीटिंग इन ब्रीफ, होमोलैटिक फिजन का मतलब क्या होगा, ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम हीट करेंगे, हीट एब्सॉर्ब बाय दिस टू इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, same number of electrons are shifted on both atoms, इसीलिए कहना symmetrical breaking of a covalent bond। कैसा ब्रेकिंग होगा इस फिजन में, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। किसका होगा, ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देन यहाँ क्या बनेगा, इस डॉट को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहना।
अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां रहता फ्री रेडिकल उसे कहना। तो ऑब्वियसली इस फ्यूजन में प्रोडक्ट क्या रहेगा, फ्री रेडिकल्स ही बनेंगे। एक एग्जांपल यहां आपको दिख रहा है जहां कोई फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड हियर एंड दिस फ्यूजन takes place in presence of either heat or light or peroxide or non-porous solvents or catalyst. Now we are going to discuss the second type of fusion. दूसरा टाइप कौन सा बताया था, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। अब यहां एग्जैक्टली क्या होगा, फिर से हम एग्जांपल लेंगे ए बी, इसको हम डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। अब कंडीशन बदल गया है, यहां हम हीट लाइट का यूज नहीं करेंगे, जनरली हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा देखिए, अब यहां पे थोड़ा हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो देखिए ए और बी के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा। अब हो सकता है कि दो में से किसी एक एटम के थोड़ा सा करीब रहेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर। मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बी के करीब चला गया, तो ये जो बी की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, उसे कहना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यहां कैसे यूज करेंगे देखिए जरा। तो हम क्या करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट पे जैसे एबी को डिसॉल्व करेंगे, यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, तो हम यहां कंडीशन यूज करेंगे कि सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कैसी है, ज्यादा। मतलब क्या, ए की इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी, जिसके कारण नाउ this electron pair will shift on A. Therefore देखिए जरा यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर A पे जाने के कारण उस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। A पे ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों चला गया, बिकॉज A is more electronegative than B। तो ऑब्वियसली अब बी पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां क्या हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो में से एक ही एटम पे चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही एटम पे चले गए, इसीलिए इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस ब्रेकिंग में क्या बन रहा, तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मींस अपोजिटली चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड हियर। क्या बना, अपोजिटली चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड हियर। देयरफॉर रिमेंबर वेल, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम ए बी, फिर से इसको डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन अब कंडीशन को हम चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसके ज्यादा रहेगी, B की, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे चला जाएगा, B पे, जिसके कारण B पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। A पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। फिर से एक ही एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसलिए अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कहना। क्या बना, अपोजिटली चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड हियर।
Now let us consider next example. CH3Cl. once again पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ये कार्बन और क्लोरीन, दो में से क्लोरीन more electronegative. Always remember that. Cl is more electronegative than carbon. इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे शिफ्ट होगा? क्लोरीन पे। Therefore क्लोरीन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। Oppositely charged ions are formed here. Last example, CH3MgI. इससे भी हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दो में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे जाएगा? कार्बन पे। इसलिए उस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप होगा? मैग्नीशियम पे। Oppositely charged ions are formed here. इस प्रकार से हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के एग्जांपल्स रहेंगे। और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कौन से कंडीशन में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। किसके प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अमोनिया, alcohol, etc. In this way, this is the heterolytic friction. Repeat कर रहा हूँ, ब्रेक में देखिए जरा। AB को हमने पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। जैसे डिसॉल्व करेंगे बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब क्वेश्चन है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? आइदर ऑन A और ऑन B। तो हमें यहाँ एक कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी of atom to attract a shared electron pair. तो पहला कंडीशन हमने कौन सा यूज किया? सपोज A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली A पे जाएगा। A पे इलेक्ट्रॉन पेयर गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, B पे पॉजिटिव चार्ज। दो में से एक ही एटम पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसलिए अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ हेटेरो ग्रीक वर्ड मतलब डिफरेंट। डिफरेंट क्यों कहना? क्योंकि दोनों पे देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड हियर। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ एक भी नहीं, इसलिए डिफरेंट। डिफरेंट मींस हेटेरो कहना। उसके बाद AB दूसरा कंडीशन हमने लिया, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियसली B नेगेटिव बनेगा, A पॉजिटिव बनेगा। Cl is more electronegative than carbon, therefore electron pair shifts on chlorine. Cl negative बन गया, CH3 positive बन गया। Carbon is more electronegative than magnesium, therefore electron pair shifts on this carbon. CH3 negative, Mgi positive बन गया। और ये कौन से कंडीशन में होता है? In presence of polar solvents like water, ammonia, alcohol, etc. Note down these points. Now we are going to discuss types of reagents. सबसे पहले reagent का मतलब जान लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ फिर से लेंगे हम। इस प्रकार से लेते हैं A, B reacts with C to give A, C and B. ठीक है? अब यहाँ समझो कि ये AB is present in excess और C is present in small amount. excess में कौन है? AB। कंपाउंड पे कौन है? C। ठीक है? बाद में मानते हैं ये लेस रिएक्टिव। AB कैसे रहेगा? लेस रिएक्टिव है सपोज, एंड C is more reactive। तो अब देखिए ये जो C दिख रहा which is present in small amount but more reactive, इसे कहना reagent। reagent किसे कहना?
the substance which is present in small amount, less amount, but more reactive, called the reagent. Therefore, the more reactive species present in small amount is known as reagent. बाद में एडी को देखना कैसा है, ये लेस रिएक्टिव रहेगा और एक्सेस में भी है, तो इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। Therefore, less reactive species present in excess is known as substrate. जो कम रहता है reagent, ज्यादा रहता है सबस्ट्रेट, मोर रिएक्टिव है रिएजेंट कहलाएगा, लेस रिएक्टिव है सबस्ट्रेट रहेगा। तो आपको रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आगे जब रिएक्शंस पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रिएजेंट का मतलब क्या होगा? मोर रिएक्टिव स्पीशीज व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सबस्ट्रेट यानी less reactive species which is present in excess. अब यहाँ पे हम सिर्फ reagents के कुछ टाइप्स देखेंगे। कितने प्रकार है reagents के? दो प्रकार दिए गए हैं। First is electrophile, second is nucleophiles. Reagents दो प्रकार के, electrophiles and nucleophiles. Electrophiles क्या है exactly देखिए जरा। सिंपल लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में समझो दो पार्ट दिख रहे हैं, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब टू लाइट। यानी अब देखो जरा, ये जो स्पीसीज है किसको लाइक करेगी? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? सबस्ट्रेट का। इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? सबस्ट्रेट का। अब सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन पे लाइक कर रही है, मतलब क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे रहेगी? हाई रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। The probability of presence of electron मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। और सबस्ट्रेट के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे रहेगी? हाई रहेगी। उसके बाद ये जो फाइल है इसका मतलब टू लाइक, यानी ये जो स्पीशीज रहेगी इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रही है। इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रही है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या कम है। ये स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रही है, मतलब क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक तो नहीं है या कम है, डिफिशिएंट है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। एंड सच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। Therefore, the electron deficient species which attacks the substrate at the site of maximum electron density is known as electrophile. तो इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीशीज रहेगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज रहेगी। कहां पे अटैक करेगी? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कौन से साइट पे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके और दो प्रकार दिए हैं। जैसे पहला दिया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से रहेंगे? H पॉजिटिव, जिसको प्रोटॉन पढ़ते हैं। H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। R डॉट फ्री रेडिकल।
ये है फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल also belong to, और वेक्टर वे वी आर डीलिंग विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. आई एम सॉरी हियर, इसको यहां हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को ही हम लिखेंगे. Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन, SO3H पॉजिटिव सल्फोनियम आयन, C6H5NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन. इसको पढ़ते हैं एनिलीनियम आयन, C6H5N2 पॉजिटिव बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन, बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन. अब ये सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं या कम रहते हैं. दूसरा हम लिखेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से रहेंगे? तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं BeX2. अब देखिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहलाएगा? तो बेरिलियम कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया? 2 हाइड्रोजन के साथ. मतलब क्या होता है यहाँ पे? बेरिलियम ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 बॉन्ड में कितने रहेंगे? 4. यानी इस बेरिलियम के वैलेंस शेल में अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है. 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के वैलेंस शेल में होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहना. इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम के वैलेंस शेल में? यहाँ पे 4 इज लेस देन 8. 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के वैलेंस शेल में है, इसलिए BeX2 को कहना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज. और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहना. नेक्स्ट एग्जांपल AlX3. Al ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए? 3. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. 6 8 से कम या ज्यादा? कम. एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, हेंस इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे R डॉट. इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहती है 8 से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हेंस इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट स्पीशीज इसको हम कहते हैं कार्बीन. यहां नाम लिखता हूं मैं कार्बीन. अब कार्बीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? देखिए जरा, ये 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स. 8 से कम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट हम लिखेंगे नाइट्रीन. इसको पढ़ते हैं नाइट्रीन. यहां पे भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6. 8 से कम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा. नेक्स्ट इज CH3 पॉजिटिव. इसको पढ़ना कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन यहां पे भी आप देखोगे 8 से कम इलेक्ट्रॉन से दिखाई देंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बेटर वे हम CH3 पॉजिटिव को, आई एम सॉरी, यहां पे लिखते हैं इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव. ये यहां पे चला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण. ये नाइट्रीन जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को बिलोंग करेगा. इस प्रकार से देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखना है. उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहते हैं, इसलिए इनको कहना लुईस एसिड.
Since these are electron deficient, these are called the Lewis acids. Once again repeating here, electrophiles with two part. पहला electro indicates electron, दूसरा philes means to like. ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रही है, इलेक्ट्रॉन किसके? सबस्ट्रेट के। अब इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रहे हैं मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे रहेगी? मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रॉन को लाइक कर रहे हैं मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक तो नहीं रहेंगे या कम रहेंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहना। दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज व्हिच अटैक्स द substrate at the site of maximum electron density is electrophile. दो प्रकार, positive and neutral. All these are examples of positive electrophiles. एक बार इनके नाम बताता हूँ, नाम याद रखना जरूरी है। This is a proton, hydronium ion, nitrosonium ion, nitronium ion, NO तो पॉजिटिव को पढ़ेंगे नाइट्रोनियम आयन। दिस इज क्लोरोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, एनिलिनियम आयन, और ये रहेगा बेंजीन डाइएसोनियम आयन, और लास्टली कार्बोनियम आयन। सभी किसको बिलोंग करेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स इतने सारे एग्जांपल्स रहेंगे, ये सभी एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखोगे। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स अगर समझ में आया तो न्यूक्लियोफाइल्स में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसमें भी दो पार्ट है, पहला न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, दूसरा फाइल मींस टू लाइक। ये स्पीसीज किसको लाइक कर रही है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस पे कौन, न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस पे लाइक करेगी? सबस्ट्रेट के न्यूक्लियस पे अटैक करेगी। फिर न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहता? पॉजिटिव। न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम रहेगी, तो नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो और मिनिमम रहेगी। उसके बाद ये न्यूक्लियस को लाइक कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस को लाइक कर रहे मतलब पॉजिटिव चार्ज को लाइक कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज को लाइक कर रहे हैं मतलब यहाँ कौन सा चार्ज हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रहेगा मींस इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। Therefore, the electron rich species which attacks the substrate at the site of minimum electron density are nucleophiles. कैसी स्पीसीज रहेगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कहाँ अटैक करेगी? सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट के कौन से साइड पे अटैक करेगी? मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्पीसीज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसके भी दो प्रकार है, पहला कौन सा रहेगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मतलब रहेगा H नेगेटिव, जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, हाइड्राइड आयन। दूसरा लेंगे Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। कौन सा कहेंगे? क्लोराइड आयन। नेक्स्ट SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन। NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। इस प्रकार से ये सब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। यहाँ आपको दिख ही रहा है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा के होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से रहेंगे देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेंगे ROH, अल्कोहल प्लस।
यहां ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहती है, इनको लोन पेयर्स कहना। 2 लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। सेकंड आर ओ आर ईथर क्लास, फिर से यहां 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। आर एस एच सल्फर, यहां पे भी 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। H2O 2 लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। NH3 1 लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। देन हम एग्जांपल लेंगे RNH2 नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच। R2NH फिर से इलेक्ट्रॉन रिच। R3N इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट हम लेंगे RLI, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। RLI, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? Which site acts as electron rich site? Remember that here this R acts as electron rich, जो बेटर हम एस्टेरिस्क से मार्क करेंगे, इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट रहेगा, एक डोनेट्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट रहेगा। नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स रहते हैं। यहाँ ये जो बॉन्ड दिख रहा है उसको सिग्मा कहते हैं, दूसरा पाई रहेगा। रिमेंबर वेल डबल बॉन्ड कंटेन्स 2 bonds, one is sigma, other is pi. Pi bond is weaker than sigma bond. Pi bond is weaker than sigma bond. इसलिए pi bond जल्दी ब्रेक होगा, जो वीक रहता है वो जल्दी ब्रेक होता है। वो ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट होंगे एंड देयरफॉर दिस एक्ट्स एज, दिस डबल बॉन्ड एक्ट्स एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अल्काइन्स सिमिलर वे में अल्काइन्स भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल RMgX, इसको पढ़ते हैं ब्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ब्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या एग्जैक्टली, अभी याद रखना RMgX ब्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ दिस विल एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखना है, व्हिच आर द न्यूक्लियोफाइल्स। अब आपको पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम कहते हैं लिस बेसेस। क्या कहेंगे? लिस बेसेस। तो इन दिस वे दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स। नोट डाउन द एग्जांपल्स, सभी एग्जांपल्स याद करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या। यहाँ हम पहले 2 टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी और दूसरा बेसिसिटी। पहले हम बेसिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं OH नेगेटिव, किसके साथ जुड़ रहा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन। OH नेगेटिव ने प्रोटॉन को अपने तरफ खींच लिया, एक्सेप्ट किया, यहाँ बनेगा H2O। तो OH नेगेटिव की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे बेसिसिटी कहना। The tendency of a group or species, the tendency of a species to attract, to accept the proton is known as basicity. Proton accept करने की टेंडेंसी क्या कहलाती? बेसिसिटी कहलाती।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहां हम एग्जांपल लेंगे NH3 प्लस BF3। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाएगा। यहां बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बना रहा है। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कैसी स्पीशीज रहेगी? इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसी रहेगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो क्या होगा जब दोनों जुड़ेंगे उस समय ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर देगी, जिसके कारण इस प्रकार से नई स्पीशीज बनती है। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स join with electron deficient species property called nucleophilicity. Therefore, the tendency or ability of electron rich species having lone pair of electron, the tendency of electron rich species having lone pair of electrons to join with to combine with the electron deficient species is known as nucleophilicity. अब ये दोनों जो टर्म्स है बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, कुछ केसेस में सेम रहती है, कुछ केसेस में रिवर्स रहती है। आइए देखते हैं कहां सेम रहेगा, कहां रिवर्स रहेगा। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये ऑर्डर पूछा गया है कई बार, तो देखते हैं ऑर्डर कैसे डिसाइड करना। अब पहला एग्जांपल हम लेंगे CH3O negative, then OH negative, then CH3COO negative, and then H2O। पहला जो एग्जांपल रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ 4 स्पीशीज दी है, 4 में से कौन से स्पीशीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी? तो सिंपल लॉजिक यूज करना। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करते समय कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी पहले वो सोचना। तो देखिए पहला CH3O नेगेटिव, यहां ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा। CH3 ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करने के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसके बाद OH नेगेटिव। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन को H जुड़ा है, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वेरी वेरी लो, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज्यादा नहीं रहेगी। इसलिए इन दोनों में से which one is more nucleophilic in nature? CH3O negative due to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ग्रुप। उसके बाद इन दोनों में डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन इन दोनों में से क्या होगा? यहाँ डेंसिटी कम ऑक्सीजन पे। क्यों? तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है। ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है, मूव होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसे याद रखना है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स या मूव होगा ड्यू टू रेजोनेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होती है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीजेस एंड सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी रहेगी? वाटर। Therefore हम क्या कहेंगे कि now here nucleophilicity decreases। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। Once again repeating here, यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप दिख रहा CH3। यहाँ H है जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफी कम रहेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। यहाँ नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम होगी।
न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज है और सबसे कम रहेगा H2O। ऑर्डर आपको याद रखना है। सेकंड एग्जांपल लेंगे, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब इन चारों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी? तो देखिए आपको पता ही होगा कि ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप में आते हैं। अब जब सेम ग्रुप में आएंगे तो व्हाट विल हैपन हियर, हम क्या करेंगे, बेसिसिटी पहले निकालेंगे। एक लॉजिक हम इस प्रकार से यूज करेंगे कि पहले हम बेसिसिटी निकालेंगे। बेसिसिटी मतलब क्या होता, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो F नेगेटिव प्लस प्रोटॉन बनेगा HF, Cl नेगेटिव प्लस प्रोटॉन HCl, Br नेगेटिव प्लस प्रोटॉन HBr एंड I नेगेटिव प्लस प्रोटॉन बनेगा HI। अब इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे रहता, पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। Which one is highly acidic? HI, then HBr, then HCl, then HF. HI most acidic because it produces large number of H positive ions. अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, रिवर्स रहेगा। मतलब HI लेस देन HBr लेस देन HCl लेस देन HF। अब बेसिक स्ट्रेंथ अगर इस प्रकार से है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा। Now remember well here, since all these elements belong to same group, basicity and nucleophilicity both will be reversed. दोनों रिवर्स मैनर में रहेंगे। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, HI की, जो कहां से आता है, I नेगेटिव से, therefore I नेगेटिव ग्रेटर देन क्या रहेगा, HBr कहां से आएगा, Br नेगेटिव, देन रहेगा Cl नेगेटिव, देन रहेगा F नेगेटिव। इन दिस वे remember the order of nucleophilicity, I negative greater than, Br negative greater than, C negative greater than F negative। तो यहाँ चारों एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करने के कारण बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों रिवर्स रहेंगे। एक जनरल कंक्लूजन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन ग्रुप, ये आपको याद रखना है जिससे इन ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, जैसे हम ग्रुप में जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको ये जनरल कंक्लूजन याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, RO नेगेटिव, RS नेगेटिव। अब यहां पे भी देखिए ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। कैसे, तो RO नेगेटिव प्लस प्रोटॉन बनेगा ROH, RS नेगेटिव प्लस प्रोटॉन बनाएगा RSH। ये अल्कोहल बनाया, ये थाइल बनाया। अब हमें क्या करना है, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। अब दो में से कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा, देखिए जरा, RSH ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो RSH विल बी मोर एसिडिक देन ROH। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, उल्टा, RSH लेस देन ROH। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगी,
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा? तो देखिए, सिंस ऑक्सीजन एंड द सल्फर बिलोंग टू सेम ग्रुप, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी रिवर्स। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा? तो RSH जो क्या प्रोड्यूस करता? RS नेगेटिव, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी देन RO नेगेटिव। RS negative is more nucleophilic in nature than RO negative. Next example लेते हैं हम R3N R3P। फिर से सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग टू सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और आप अगर इस प्रकार से जाएंगे तो ट्राई टू फाइंड आउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो हम यहां अब डायरेक्टली लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। आप इसको सोचेंगे कि ऑर्डर किस प्रकार से आता है, क्यों आता है? तो R3P ग्रेटर देन R3N, सिमिलर टू दिस। इसी प्रकार से आप जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट or justify this nucleophilicity order R3P greater than R3N. Next number 5 Br negative OH negative। अब देखिए जरा, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन एंड Br। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? Br नेगेटिव प्लस प्रोटॉन लिया, बनेगा क्या? HBr। OH नेगेटिव प्लस प्रोटॉन लिया, बनेगा क्या? H2O। ठीक है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? किसका ज्यादा रहेगा? तो HBr is more acidic than H2O। then basic strength क्या रहेगा? रिवर्स, HBr less basic than water। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगा? ऑर्डर क्या रहेगा? नाउ सी हियर, these two atoms or elements belong to different groups। इसलिए इस केस में क्या होगा कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ऑर्डर कैसे रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए अब यहाँ पे देखिए कि HBr क्या प्रोड्यूस करेगा? Br नेगेटिव लेस देन OH नेगेटिव। Br negative is less nucleophilic than OH negative. Next example, सिक्स एग्जाम्पल लिखेंगे। NH2 negative and CH3 negative। अब यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स दिख रहे, कार्बन एंड नाइट्रोजन, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए जरा, तो बताइए कार्बन और नाइट्रोजन दो में से कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता? कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन दो में से which one is less electronegative? कार्बन। Since carbon is less electronegative, tendency of carbon to donate electron pair will be more, and therefore it is more nucleophilic in nature, hence nucleophilicity क्या रहेगी? तो यहाँ पे NH2 negative is less than CH3 negative। क्यों ऐसा? Because carbon is less electronegative। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता, therefore more nucleophilic। अब इसको जनरलाइज करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन कार्बन, अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखेंगे तो पता चलता है पहले कार्बन बाद में नाइट्रोजन आता, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसलिए जनरल कंक्लूजन हम लिखेंगे इन पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases।
पीरियड में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ग्रुप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। नाउ लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेवंथ एग्जांपल, CH3 here O negative and here is OH negative और HO negative whatever चलेगा, HO negative, ठीक है। अब दो में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी, तो देखो जरा, रिमेंबर वेल न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। जैसे पहला फैक्टर चार्ज, 4 फैक्टर्स है हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करते हैं। पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट फैक्टर कौन सा रहेगा, चार्ज, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, और चौथा रहेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चार फैक्टर्स डिसाइड करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को, पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, चौथा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इन दो ग्रुप का स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलता है स्टेरिक हिंड्रेंस कहां ज्यादा दिख रहा है इस केस में। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना कि जहां बड़े-बड़े ग्रुप्स जुड़े रहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्वियसली ज्यादा होता है, सिंपल कांसेप्ट। जहां बड़े-बड़े ग्रुप जुड़े रहेंगे वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मतलब व्हिच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, HO negative, this is less nucleophilic, why, because of steric hindrance। steric hindrance का मतलब क्या होगा, the presence of bulky or larger alkyl group। जितने बड़े ग्रुप जुड़े रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतने ही कम रहेगी। तो in this way you have to remember all these trends, orders।